किसान भाइयों सुप्रभात। मैं हूं गीतांजलि। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। उगते सूरज, चलती ठंडी हवा के साथ आज के कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई तकनीकों के बारे में जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं खास झलकियों पर। चने की फसल में आने वाली मुख्य समस्याएं और समाधान के उपाय। ब्रॉयलर मुर्गी पालन कम समय में अधिक आय का जरिया। पॉलीहाउस में लगी खीरा की फसल में जरूरी प्रबंधन। चना के महत्व को तो आप बखूबी जानते हैं, फिर भी इसकी खेती का दायरा आज सिकुड़ रहा है, जिसका कारण है फसल में रोग और कीटों का अधिक प्रकोप। किसान भाइयों, अगर आप शुरू से लेकर खड़ी फसल में रोग कीटों के प्रबंधन के लिए जरूरी उपाय करेंगे तो आप चने की भरपूर उपज ले सकेंगे। आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात के डॉक्टर अभिमन्यु यादव से और जानते हैं चना में फसल सुरक्षा उपायों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि चना हमारी महत्वपूर्ण फसल है और इसके तमाम तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, तमाम तरह से उपयोग किया जाता है और इसमें विभिन्न तरह के रोग और कीड़ों की समस्या आती है, जिसके कारण से उत्पादन प्रभावित होता है। तो उनका समय से प्रबंधन जरूर करें और समय से प्रबंधन में सबसे पहले हम बीमारियों में लेते हैं। इसका जो चना की उकठा नामक बीमारी एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है और इसके वजह से पौधे सूख जाते हैं और प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण से हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। उकठा बीमारी के रोकने के लिए एक तो हम जो बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें रोग रोधी प्रजातियां, जैसे हमारे विश्वविद्यालय से KPG 59, KGD 1168 या अन्य जो प्रजातियां जो उकठा रोग से अवरोधी प्रजातियां हैं उनकी बुआई समय से करें। दूसरी बात यह है कि बुआई करते समय हम राइजोबियम कल्चर के अतिरिक्त जो दवाइयां हैं उनसे बीज शोधन भी करें। बीज शोधन करने के लिए जैसे ट्राइकोडर्मा पाउडर है, जिसकी 4 से 5 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज में लगाकर बुआई करें, या फिर कार्बेंडाजिम एक दवा आती है, उसकी 2 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज में लगा करके बुआई करें। तो हमारी शुरू से ही फसल में उकठा नामक बीमारी नहीं लगेगी या कम लगेगी। इसके अलावा उकठा के प्रबंधन के लिए हमको चना के साथ सरसों की भी फसल बोना चाहिए। यदि हम सरसों के पौधे भी उगा रहे हैं अपने चना खेत में, तो सरसों की जड़ों से एक ऐसा रसायन निकलता है जो चना में उकठा फैलाने वाली फ्यूजेरियम नामक फफूंदी को रोकता है और कमज़ोर करता है, जिसके कारण से उकठा कम लगेगा। इसके अलावा जब खड़ी फसल में बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो फिर कार्बेंडाजिम नामक दवा 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरीके से उकठा रोग का प्रबंधन हो जाता है। फिर जो दूसरी जो समस्या आती है कीट की आती है, फली छेदक कीट होता है और ये फली छेदक कीट बहुत ही खराब और नुकसानदायक कीट है, जो हमारी फसल को फलियां खा करके नुकसान करते हैं। इस इल्ली के प्रकोप से चने का उत्पादन 60 से 70% तक कम हो जाता है, इसलिए फली छेदक कीट का समन्वित नियंत्रण करना जरूरी होता है। इस कीट को प्रबंधन करने के लिए एक तो आते हैं फेरोमोन ट्रैप, जिसको हम निगरानी के रूप में और कीड़ों के प्रबंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। अगर निगरानी हम करना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर खेत में फेरोमोन ट्रैप की 5 संख्या अगर खेत में लगा दें, फसल के ऊपर डंडा बांध करके लगा दें, तो वो कीड़े फंस जाते हैं और हमें दूसरे दिन तीसरे दिन आकर देखते हैं जब कीड़े यदि हमारे उसमें फेरोमोन ट्रैप में फंसे मिलते हैं तो यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमारे खेत में फली छेदक कीट का प्रकोप आगे ज़्यादा बढ़ेगा और उसी समय फिर रासायनिक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर
यदि हम दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक NPV दवा आती है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस नामक बनी हुई दवा होती है, जो जैविक दवा के नाम से जानी जाती है। इसकी 250 एलई प्रति हेक्टेयर के क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए अनुशंसित है और इसका उपयोग करना चाहिए। यदि आपकी फसल में फली छेदक इल्ली का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो आप समय रहते रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके इस कीट का नियंत्रण करें। उन रासायनिक दवाइयों में से एक तो इंडॉक्साकार्ब है, जिसकी 300 मिलीलीटर मात्रा 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव किया जा सकता है। अथवा क्यूनालफास एक दवा आती है, जिसकी 1.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो ये फली छेदक नामक कीट का प्रबंधन हो जाता है और इसके प्रकोप से जब फसल हमारी बच जाती है, हमारी फसल का अच्छा उत्पादन होकर और हम अच्छा फायदा उठा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। ब्रॉयलर मुर्गी पालने का व्यवसाय से कितनी आय कमाई जा सकती है, ये आपने कल के अंश में जौनपुर के ब्रॉयलर पालक उदयभान सिंह से जाना। आज आपको एक बार फिर से मिलवाते हैं इन किसान से और जानते हैं ब्रॉयलर पालन व्यवसाय से अधिक लाभ लेने के लिए किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप किसी कंपनी से अगर जुड़ते हैं, इसके थ्रू किसानों का बहुत फायदा हुआ है और हो रहा है। इससे जुड़ने से कंपनी आपको बच्चा, चारा, दवाएं मुहैया कराती है, साथ में सुपरवाइजर भी डे बाय डे आपके पास आते रहेंगे। जब भी बनाइए पूरब और पश्चिम की दिशा में ही बनाना चाहिए, क्यों कि हवा के हिसाब से हवा या तो पूर्वा चलती है या तो पश्चिम की चलती है, तो इससे बच्चों को हवा से बचाव हो जाता है। उनको हवा नहीं लगना चाहिए। स्टार्टिंग में पोल्ट्री फार्म बनाने से चिक्स डालने से पहले आप पोल्ट्री फार्म को अच्छी तरह से साफ़ करें, उसमें गोबर से लेप करवाएं, उसके ऊपर चूना छिड़कें, फार्मोलिन का छिड़काव करें पर्दों पर और जाली पर। फार्मोलिन का छिड़काव करने से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। बाद में ब्लीचिंग पाउडर के साथ में फार्मोलिन डालने से धुआं निकलता है, उस धुएं से भी बीमारी का निदान होता है। धान की भूसी का जो है सबसे बढ़िया होता है लेयर, और 1 इंच से 1.5 इंच मोटी लेयर होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जब चिक्स आते हैं तो एक गोला बनाना चाहिए जिसमें 300, 400, 500 बच्चे आ सकें, और उस चिक्स को इसलिए रखना चाहिए कि जहाँ कार्नर होता है बच्चा वहीं जाके रुकता है, और जब एक बच्चा रुकेगा दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, तो वहाँ जब वो एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ जाएंगे तो नीचे वाला मर जाता है। इसलिए गोलाई में कार्नर नहीं होता, तो स्टार्टिंग में 3 दिन 4 दिन बच्चों को गोला के अंदर रखा जाता है। पहले दिन बच्चे आते हैं तो स्टार्टिंग में उनको गुड़ पानी या इलेक्ट्रॉल पाउडर के साथ में उनको पानी पिलाइए। बाद में अगर ठंडी पड़ रही है तो ठंडी में टेंट बनाना पड़ता है। टेंट के अंदर टेम्परेचर देने के लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। हीटर लगाइए, बुखारी लगाइए, हाइड्रोजन बल्ब लगाइए। किसी तरह से 88 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपको देना बहुत ज़रूरी है चिक्स को। 88 से 90 तक हो जाए, 92 हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। बच्चों को जब तक आप मैनुअल ड्रिंकर में पानी पिलाएंगे, कोशिश आपकी रहे कि आप उसको गुनगुना पानी पिलाएं। गुनगुना पानी पिलाने से उनको एक तो ठंड नहीं लगेगी और अच्छा पानी पिएंगे। ज़्यादा पानी पिएंगे उनकी किडनी साफ़ रहेगी, हर चीज़ सही रहेगा। अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा टेम्परेचर अगर कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोग अपने बच्चों को सूखे जगह पे रखते हैं, गीले से बचाते हैं, वैसे आप भी इनको सूखे पर रखिए, गीलेपन से बचाइए, जिससे गीला होने से उनको भी नुकसान है, बीट भी बदबू मारती है। सूखा रहने से बीमारी से भी दूर रहेंगे। बीच बीच में आप चूने का छिड़काव कीजिए। ब्रॉयलर पालन के व्यवसाय में सबसे बड़ी बाधा बनती हैं बीमारियां, जो फार्म पर बहुत तेजी से फैलती हैं और देखते ही देखते मुर्गियां बीमारियों की गिरफ्त में आ जाती हैं, जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता।
और भारी संख्या में मुर्गियां मरने लगती है और मुर्गी पालक को भारी नुकसान होता है। ऐसी समस्याओं का एक ही समाधान है, टीकाकरण, जिसका ये किसान बखूबी पालन करते हैं। पहली वैक्सीन पहले दिन जो होती है वो रात में ठंडी के समय में ही करना चाहिए, मौसम गर्म हो तो नहीं करना चाहिए। और वैक्सीन के 24 घंटे तक इनको सादा पानी पिलाइए, दूसरा और कुछ मत पिलाइए। 24 घंटे के बाद आप इनको एंटीबायोटिक कंटिन्यू 3 दिन तक 1 लीटर पानी में 1 ml 1 मिलीग्राम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे 3 दिन तक लगातार। 6वें दिन फिर इसकी दूसरी वैक्सीन होगी, फिर वही होगा। वैक्सीन के 24 घंटे बाद तक कुछ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आप उनको लीवर टॉनिक, किडनी प्रेशर ऐसी दवाएं चला सकते हैं। इसकी दवाएं भी दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे दीजिए और क्या बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दीजिए, उससे उनका सब कुछ पाचन तंत्र सही रहता है। तीसरी वैक्सीन 12वें दिन पर होगी। 12वें दिन की वैक्सीन के बाद 15, 16 और 17 3 दिन फिर इनको एंटीबायोटिक चलाइए। इसके बाद 18वें दिन चौथी वैक्सीन होती है। चौथी वैक्सीन के बाद आप इनको 25 दिन के बाद मुर्गा 1 किलो का हो जाता है। 25 दिन के बाद आप जिप्रोमिन ग्रोथ प्रमोटर होता है जिसका इस्तेमाल करेंगे। और 29, 30 और 31वें दिन फिर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। डोज वही रहेगा, 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम एंटीबायोटिक देना जरूरी है। जो जिप्रोमिन है वो आप डेली देंगे, डोज कम नहीं होना चाहिए। डोज कम होगा तो इनका ग्रोथ बैक हो सकता है। 40 दिन में आपका चिक्स तैयार हो जाएगा। कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल अगर किसान भाई अपने बच्चों पर करें तो हम समझते हैं कि हर खर्चे से बचा जा सकता है। जिसमें दवाई है लाइकोफोडियम 200 पावर है, ब्राइनिया 200 और नाइट्रियम सल्फ 200। ये दवाएं जो हैं आपके हर बीमारी से बचाएंगी। जिसमें लाइकोफोडियम, जिससे जितना बच्चा खाएगा उसका खाना पीना, पाचन, गैस सही रहेगा। ब्राइनिया से इनको सर्दी जुकाम नहीं होगा और नाइट्रियम सल्फ से इनको अगर निमोनिया है तो नहीं होगा, अगर निमोनिया है भी तो ख़त्म हो जाएगा। अल्टरनेट देना है, एक दिन आप लाइकोफोडियम दीजिए, दूसरे दिन ब्राइनिया दीजिए और तीसरे दिन नाइट्रियम सल्फ दीजिए और कंटिन्यू लगातार 40 दिन तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप हर बीमारी से इनका निजात पा सकते हैं। मुर्गियों में इकोलाई और CRD जैसी कुछ समस्याएं और भी आती हैं, जिनका उचित समय पर उपचार करके इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। ये किसान भी विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का प्रयोग करते हैं। इकोलाई वो साफ सफाई से होती है। जब गंदगी होगी, बर्तन में गंदगी होगी, इनके पानी पीने वाले बर्तन में, ड्रिंकर में गंदगी होगी तो इकोलाई आती है। इकोलाई से बचने के लिए इनके पानी का बर्तन हमेशा क्लीन रखिए और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, उससे उसकी धुलाई कीजिए। दूसरी होती है CRD। शरद ऋतु में और गर्मी में भी अगर इनको निमोनिया हो जाती है, निमोनिया को हो जाएगी तो CRD की बीमारी होती है। अगर गर्मी के दिन में आप फुहारा चला रहे हैं, स्प्रिंकलर चल रहा है तो CRD आना संभव है। CRD होने से इनके गले में खचखचाहट की आवाज आएगी। मुर्गे रात में, दिन में जब भी बैठे रहेंगे खर खर इनका गला जो है बोलना शुरू करेगा तो आप समझ लीजिए कि CRD हो गई। CRD से बचने के लिए नाइट्रियम सल्फ बहुत जरूरी है। नाइट्रियम सल्फ और ब्राइनिया अगर आप देंगे तो इनका बचाव हो जाएगा। और नहीं तो एलोपैथिक में कोलेस्ट्रियम सल्फेट और एंटीबायोटिक 2 चीज़ एक साथ चलाएंगे तो तब भी आपका बचाव हो जाएगा। लाइट के लिए तो अगर इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो रात में थोड़ा LED लगा देने से बच्चे अंधेरे में इनको दिखाई नहीं देता है तो ये जहाँ के तहाँ बैठ जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो बड़े नहीं होंगे। इसलिए इनको 24 घंटा खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते में इनका 200 ग्राम वजन होना चाहिए तो इनका ग्रोथ ठीक रहेगा। इसके लिए आपको लाइट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो चार्जर लगाइए, लालटेन जलाइए, किसी तरह से उजाला करके रखिए। स्टार्टिंग में बच्चों का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा तो बाद में वो बड़े हो जाएंगे, पेट बड़ा हो जाएगा, खाना ज़्यादा खाएंगे, अपने आप बड़े हो जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में संभालना बहुत ज़रूरी है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस में खीरा की फसल उगाई है, वो फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ जरूरी प्रबंधों को अवश्य अपनाएं, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और पौध सुरक्षा के उपाय। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, इस बारे में अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं एक प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार। पॉली हाउस के अंदर में खीरे की खेती जो मैंने चालू की थी, इसके अंदर में मेरे को पहले नर्सरी तैयार करना पड़ता है। ये 10 से 12 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है और उसको बाद में टीपी करना रहता है। जब टीपी कर लेते हैं तो एक बेड के अंदर में हमें 2 लाइन लगानी रहती है। एक बेड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 लाइन लगी हुई है। पॉली हाउस में लगी खीरा की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों का किया जाना आवश्यक होता है, आइए जान लेते हैं। जैसे ही हम इसमें पौधा हमारा थोड़ा सा बड़ा हो, 5 से 6 पत्ते का होना चालू हो जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि अब ये पौधा गिरने वाला है। तो उससे पहले हमें बांस तार और सफेद धागा, नायलॉन धागा बोलते हैं इसको, सफेद नायलॉन धागा ऊपर से हुक आप देख रहे होंगे, ऊपर में हुक से उसको घुमा करके लाते हैं नीचे और वापस बांस तार में डबल तार लाइन लगती है। इसमें बांस के अंदर में सिंगल बांस तार का लाइन रहता है, उसमें डबल तार लाइन लगा करके उसको धागे को लपेटा जाता है। ये 30 से 40 फीट हाइट तक ऊपर जा सकता है। इसको क्या करना पड़ता है, जैसे हमारा फल जैसे जैसे लगते जा रहा है उस हिसाब से इसको नीचे उतारते रहना चाहिए। और इसके अंदर में विशेष ध्यान ये देना पड़ता है कि नीचे के पत्ते भी साथ साथ में इसको तोड़ते रहें, ताकि उस जगह पे ज्यादा वो फंगस या कुछ दूसरे बीमारियां फैले नहीं करके। और उस पत्ते को हमें बाहर फेंक देना है, ऐसी जगह पे जहां से वो वापस अंदर उसका बीमारी वगैरह अंदर ना आ सके। और ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉगर स्पिन नेट लगे हुए हैं। यदि गर्मी में यदि हमें माइट्स का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको सुबह के टाइम में 10 से 11-12 बजे के आसपास में इसको एक बार फुहारा चालू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी इसके अंदर में अपन अंदर में ऐसे ही मतलब तैयार हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो माइट्स का जो प्रॉब्लम है गर्मियों के दिनों में वो थोड़ा कम हो जाता है उससे। खरपतवार इसमें चूंकि पॉली हाउस के अंदर में है इसलिए खरपतवार इतना होता नहीं है, और यदि हो जाए थोड़ा बहुत तो उसको आसानी से मैनुअल अपन निंदाई करके निकाल सकते हैं बाहर। और वीडीसाइड का इसके अंदर में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें बाहर की एयर आने जाना करना नहीं है। और यदि हल्का भी इसमें फुहारा कहीं तेज किसी लेबर ने चला दिया तो उसका असर पौधे पे देखने मिल सकता है। इसलिए वीडीसाइड का उपयोग ना करें पॉली हाउस के अंदर में। और इसके अंदर में जो हमारी खाद की व्यवस्था है वो खाद इस प्रकार से चलाते हैं, जैसे सुबह के टाइम में खाद अपन दिए हैं, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम चल रहा है तो 10 से 11 के आसपास में इसमें हम खाद डालते हैं। आधा घंटा कम से कम पानी चलना चाहिए, उसका ध्यान देना पड़ता है। उस दरमियान 5 मिनट सुबह स्टार्टिंग में पहले पानी चालू कर लें, उसके बाद में 15 से 20 मिनट खाद निकाल लें और उसके बाद फिर 5 से 7 मिनट इसमें सादा पानी चला लें। इस प्रकार से सुबह 10-11 बजे के आसपास में इसमें हम पानी देना चाहिए खादों के साथ में। और अभी जो खाद चल रहा है वो 19-19 के रेशो में 4 किलो के हिसाब से, क्योंकि माल तोड़ा इसमें चालू हो चुकी है इसलिए 19-19 के रेशो में 4 किलो के हिसाब से इसमें खाद जा रहा है पर डे। और इसके अंदर में ये है कि जैसे हम माल जैसे जैसे तोड़ते जाते हैं इसकी नार को हमें नीचे उतारते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो 6 से 7 फीट की हाइट का जो बैलेंस है सभी पौधे का एक जैसा मिले। इसमें खीरा की फसल को कुछ कीटों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इंसेक्ट की बात यदि हम करते हैं तो यदि अपने जो जितने भी जो हवा आने जाने की जगह है, यदि एक आध छेद भी है तो उसकी सिलाई अच्छे से करवा दे नेट के अंदर में। जो अपन डोर खोलते हैं 3 डोर कम से कम ग्रीन हाउस के रहने चाहिए, एक के बाद अल्टरनेट खोलने चाहिए दरवाजे और बंद होने चाहिए। उससे क्या होगा, इंसेक्ट अंदर नहीं आ पाएगा। बाई चांस मान लो अंदर आ गया व्हाइट फ्लाई या थ्रिप्स, उसके लिए दवाइयां हैं। जैसे व्हाइट फ्लाई के लिए जैहो नाम की दवाई आती है जो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं। और इसके अंदर में यदि थ्रिप्स का प्रॉब्लम है तो उसके लिए इंटरपिट चला सकते हैं, वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं। और यदि इल्ली का प्रकोप आ रहा है इसके अंदर में तो प्रोक्लेम नाम की दवाई है जो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं। यदि उसके बाद भी इल्ली कंट्रोल नहीं हो रही तो इसमें कोराजन नाम की दवाई है वो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं उसको।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम वैना, जिला कानपुर देहात के कृषक जितेंद्र सिंह ने। यह पपीता के बाग में आने वाले पीत सिरा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, खास करके ऐसा देखा जाता है पपाया में एक बीमारी लगती है जिसके कारण से उपज में भारी कमी आ जाती है। हम देखते हैं जब पौधा खास करके 2 महीना 3 महीना का होता है उस समय इस रोग का प्रकोप स्टार्ट होता है। पपीता में येलो वेन मोजेक, जिसको हम लोग बोलते हैं पीत सिरा रोग, यह बीमारी खास करके बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ती है। आज के समय में पपीता उद्यान भी कीट व रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। पपीते में लगने वाले कुछ ऐसे रोग हैं जिसके कारण काफी नुकसान होता है। तो पपीते के बागान को क्षति पहुंचाने वाले रोगों के कारण, लक्षण एवं रोकथाम के बारे में जानते हैं। जब पौधा 2 से 3 महीना का होता है उस समय से ही रोग का लक्षण दिखाई देना शुरू होता है। ऐसा देखा जाता है शुरू में इस बीमारी का लक्षण पत्ती पे दिखाई पड़ते हैं। पत्ती पर ये खास करके इसकी जो नसें होती है ये पीले रंग की होती है। ये वास्तव में एक प्रकार का विषाणु से होता है और वो विषाणु जनरली फैलता है व्हाइट फ्लाई के द्वारा। तो हम कह सकते हैं यदि आप व्हाइट फ्लाई को खेत में कंट्रोल करते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और खास करके देखा जाता है इस रोग के कारण से पौधा का बढ़वार रुक जाता है, पौधा नाटा दिखने लगता है, पत्ती कहीं कहीं मुड़ा रहता है, पत्ती का आकार छोटा हो जाता है और बौना दिखने लगता है पौधा। तो इसके कारण से जो उसमें फलन बनना चाहिए, जो उसमें फल लगना चाहिए, वो पूर्ण रूप से लग नहीं पाता है। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है इस रोग के कारण से फूल ठीक बनता है लेकिन फल ठीक से बन नहीं पाता है और फल का आकार भी छोटा हो जाता है। तो कह सकते हैं किसान भाई, इस बीमारी का लक्षण यदि खेत में दिखाई पड़ेगा और यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भारी कमी दिखाई पड़ेगी। इस पपाया की जो प्रोडक्शन होना चाहिए या पपाया का जो उत्पादन होना चाहिए वो निश्चित रूप से उसकी कमी हो जाएगी। ये बीमारी के बारे में यही बोला जाता है, जो ही रोग का लक्षण दिखाई पड़े तो पत्ती को या पौधा को तोड़ दीजिए, तोड़ करके कोना में ले जाकर के जला दीजिए, पहला उपाय। दूसरा, पहले ही हम लोग रोकथाम का व्यवस्था करें ताकि बीमारी का विकराल रूप ले ही न। तो इसके लिए हम लोग सलाह देते हैं कि जिसमें मिट्टी चढ़ाते हैं उसमें हम लोग फिडाडोन नामक दवा का छिड़काव करेंगे, भुड़काव करेंगे जड़ के पास में और फिर तब मिट्टी चढ़ाएंगे। दूसरा, जब फिडाडोन डालते हैं उसके करीब 20 दिन के बाद हम लोग एक दवा का छिड़काव करते हैं, डाइक्लोरोबोस, जो अगर 5% से कम लगा है तो उस समय हम लोग खास करके इसके लिए एक डाइक्लोरोबोस मार्केट में दवा उपलब्ध है। दवा का मात्रा होगा 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर इस बीमारी को हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा दवा मार्केट में एक उपलब्ध है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 1 ml दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे, निश्चित रूप से इस बीमारी को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान बंधु, आप समय पर यदि दवा का छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस बीमारी से मुक्ति मिल सकता है, जिसके कारण से आपको अधिक उपज प्राप्त होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिन्सों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041925155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती है अधिक लाभकारी। गुलदाउदी फूलों का उत्पादन करके अच्छी आय कमा रहे किसान की सफलता की कहानी। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।